हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और थिंकर्स की सीरीज में आज जो थिंकर हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिनका नाम है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अक्सर बहुत सारे सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। और एक तो बुक आपको रट भी गई है और भी सारी किताबें हम लोग देख लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इनकी सबसे पहली किताब है। ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट किताब है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया इन्होंने 1978 में लिखी है। इमेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 1984 में इनकी पब्लिश हुई है। इंडियन सोशियोलॉजी, सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कंसर्न जो है 1987 में पब्लिश हुई है। सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड रिजाइलियंस इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब में से है। और कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्टूडेंट, याद कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छी तरह से। कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन पर भी इन्होंने वर्क किया है। ठीक, एक एक करके इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी और भी किताबें बची हुई हैं। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी भी इनकी किताब है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन पर भी इन्होंने वर्क किया है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस भी इन्होंने किताब लिखी है। ट्रेडिशन ऑफ नॉन वायलेंस भी इन्होंने लिखा है। सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, अभी हाल ही में जो है एग्जामिनेशंस में सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर भी पूछा गया है कि किसकी किताब है, तो ये योगेंद्र सिंह की ही किताब है। और टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया, ये भी इनकी किताब है। और फॉर अ सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया भी इनकी किताब है। ठीक है, ये सारी की सारी किताबें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए। 7838517884 जो है ये मेरा नंबर है। इस पर आप अपना नाम और प्लेस अगर लिख करके सेंड करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा देता हूं। उसमें आप जरूर से लिख दीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक, अपने नाम और प्लेस के साथ। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। युगेंद्र सिंह ना ही तो फंक्शनलिस्ट थे, ही वॉज नेवर द फंक्शनलिस्ट नॉर द मार्क्सिस्ट, but he has included all the theories, like he emphasized theory in relation to the context. ये कॉन्टेक्चुअल थिंकर कहे जा सकते हैं। इन्होंने कभी भी अपने आप को फंक्शनलिस्ट या मार्क्सिस्ट के रूप में स्थापित करने का काम नहीं किया। देयरफॉर ही रिलेटेड स्ट्रक्चरल फंक्शनल, structuralism, structural historical, culturalism, and Marxist orientation, and construct in the studies of social stratification. युगेंद्र सिंह ना तो प्रकारवादी थे और ना ही ये मार्क्सवादी थे, लेकिन वे संदर्भवादी जरूर थे। याद रखिएगा, संदर्भवादी थे। ये प्रकारवादी या मार्क्सवादी नहीं थे। ही वॉज नॉट द फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट, बट ही वॉज द कॉन्टेक्चुअल। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअलिटी। ठीक, इसलिए उन्होंने अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण को संरचनात्मक कार्यात्मक तरीके से, संरचनावाद तरीके से और संरचनात्मक ऐतिहासिकवाद तरीके से और संस्कृतिवाद और मार्क्सवादी अभिविन्यास से जोड़कर निर्माण किया है। ठीक, ये क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, जाति व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। एक बात याद रखिएगा, कौन से वो थिंकर हैं जिन्होंने कास्ट और क्लास दोनों को इक्वेट करने का काम किया है। ये कहते हैं कि जो जाति में ऊंचा स्थान रखते हैं भारतीय समाज के अंदर, वर्ग में भी वो ऊंचा स्थान ही रखते हैं। कास्ट सिस्टम is seen here as a status principle of social stratification for sociology of social stratification in India. ये कहते हैं भारत के अंदर जाति व्यवस्था को भारत में सामाजिक स्तरीकरण के एक स्थिति सिद्धांत के रूप में समझा जाता है। भारत के अंदर एक प्रस्थिति सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। कास्ट से भारत के अंदर एक इंसान की स्टेटस तय होती है। द ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट becomes unavoidable as a standard to measure change with reference to other principles of stratification such as wealth, that is class, and power. ठीक, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ ये कहते हैं वेल्थ, दैट इज क्लास, एंड पावर, दैट इज एलीट, इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फैक्टर।
ये कहते हैं जो लोग कास्ट में हाई होते हैं, हाई कास्ट, तो उनके पास वेल्थ भी ज्यादा होती है और वो पावरफुल भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये कहते हैं जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो वेल्दियर होते हैं, यानी वो हायर क्लास के भी होते हैं और उनके पास पावर भी होती है, वो एलीट भी होते हैं, अभिजात वर्ग भी होते हैं। ठीक, these new principles only sometimes operate autonomously, more oftenly they operate contingently together and the caste principle of social strategy with the caste principle of social strategy। ये कहते हैं कि ये ऑटोनोमसली भी कास्ट सिस्टम ये लागू होते हैं भारतीय समाज के ऊपर और कास्ट के साथ जोड़कर भी इनको देखा जा सकता है। ठीक, तो ये कहते हैं जाति व्यवस्था यहां पर सामाजिक, केवल एक सामाजिक स्तरण का प्रकार नहीं है बल्कि सामाजिक परिस्थिति है, ये परिस्थिति सिद्धांत भी है भारत के अंदर, भारत की बात करें तो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब हम भारत में स्तरीकरण की व्यवस्था के बारे में समझते हैं तो हमें जाति के साथ साथ धन यानी कि वर्ग को भी आधार मानना चाहिए और शक्ति यानी कि अभिजात वर्ग के को भी आधार मान करके हम स्तरीकरण का पता लगा सकते हैं। नहीं तो इन तीनों के बगैर अगर आप किसी एक को लेकर के चलेंगे तो आप भारतीय सामाजिक स्तरण या भारतीय सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, योगेंद्र सिंह कहते हैं। ठीक, परिवर्तन को मापने के लिए आपको इन तीनों को मानक मान करके चलना पड़ेगा, तीनों को ही अपरिहार्य रूप से समझना होगा, तभी आप भारतीय व्यवस्था के अंदर सामाजिक स्तरीकरण को समझ पाते हैं। ठीक, कभी कभी ये कहते हैं कि ये स्वायत्त रूप हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर अधिकतर ये क्या करते हैं कि जाति सिद्धांत के साथ ही मिलकर के कार्य करते हैं, यानी क्लास, पावर और कास्ट तीनों मिलकर के ही सामाजिक स्तरण का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का निर्माण करते हैं। अब क्लास स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वर्ग संरचनाएं और सामाजिक स्तरीकरण। तो जब भारत की बात आती है स्पेशली इन इंडिया, क्लास कास्ट से अलग नहीं है, क्लास इज कनेक्टेड विद द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक, क्लास इज कनेक्टेड विथ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, क्लास इज क्लोजली कनेक्टेड विथ कास्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम भारत की बात करते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण में वर्ग तत्व मूल रूप से जाति से जोड़कर ही देखा जाता है, अलग करके नहीं देखा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सोशल चेंज के बारे में भी योगेंद्र सिंह ने बात की है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में। सिंह लेबल सोशल चेंज, ये कहते हैं सोशल चेंज एक तरह की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है सामाजिक परिवर्तन। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विचारधारा माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल चेंज भारत के अंदर कैसे आता है? संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन से आता है। ठीक, दे आर ट्रुथ असर्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, सत्य को प्रासंगिक बनाने के लिए सत्य पर जोर देते हैं ये। ठीक, सत्य पर, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, ये दोनों सत्य पर जोर देने वाले अवधारणाएं हैं। ये कहते हैं दे आर ट्रुथ असर्टिंग कॉन्सेप्ट, सत्य पर जोर देने वाले अवधारणाएं हैं भारत के अंदर। ठीक, सिंह हैज एप्टली कैरेक्टराइज्ड देम एज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, पैरोशियलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, रूरल अर्बन डाइकोटॉमी और कॉन्टिनम एटसेट्रा एनरिच द बॉडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये कहते हैं कि भारत के अंदर परिवर्तन जो है एक विचारधारा के रूप में काम करता है। ये संस्कृताइजेशन से आता है, ये वेस्टर्नाइजेशन से आता है, ये पैरोशियलाइजेशन से आता है, ये यूनिवर्सलाइजेशन से आता है, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन से आता है, रूरल अर्बन डाइकोटॉमी से आता है और कॉन्टिनम से आता है। यानी कि ये मैकिम मारियट से भी इन्फ्लुएंस थे, ये एमएन श्रीनिवास से भी इन्फ्लुएंस थे और ये रॉबर्ट रेडफील्ड से भी इन्फ्लुएंस थे और ये मिल्टन एम सिंगर से भी इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने
सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने इन सबकी थ्योरी को इस्तेमाल करके सोशल चेंज को एक्सप्लेन किया है, भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझाने का काम किया है। ठीक, संस्कृतिकरण की अवधारणा का इस्तेमाल किया है इन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में। पश्चिमीकरण का इस्तेमाल किया है, संकीर्णता का इस्तेमाल किया है, सार्वभौमिकीकरण का इस्तेमाल किया है, छोटी और छद्म और महान परंपराओं का इस्तेमाल किया है, ग्रामीण शहरी द्वंद्व और सात्यता का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है। ठीक है, तो जो थिंकर मैंने बताया जिनसे ये इन्फ्लुएंस थे वो याद रखिएगा, एम एन श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट और मेल्टन एम सिंगर, इन सबसे ये प्रभावित थे। और इन सबकी थ्योरी को मिला करके इन्होंने एक विचारधारा क्रिएट की है जिसे ये सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे और 12 बजे होती है और प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और 7 बजे होती है। सिंह फाउंडेड द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एज नॉट मियरली पोजिशनल चेंज। ये कहते हैं कि संस्कृताइजेशन इज नॉट मियरली अ पोजिशनल चेंज इन द कास्ट हायरार्की बट स्ट्रेटेजी, ये कहते हैं ये एक रणनीति है ऑन द पार्ट ऑफ दोज इन द लोअर एचेलॉन टू चैलेंज द स्टेटस ऑफ दोज इन द हायर एचेलॉन। ये कहते हैं कि जब लोअर क्लास के लोग, व्हेन लोअर क्लास पीपल अडॉप्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ हायर क्लास पीपल, दे challenge, this is not the merely a positional change but they challenge the authority of higher class people, higher caste people. Means Sanskritization is not only a positional change but it is a tool to challenge the higher class, the challenge the authority of higher class people. योगेंद्र सिंह ने माना है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि संस्कृतिकरण केवल पद अनुक्रम में स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये एक तरह की चुनौती प्रस्तुत करती है। ये जीवन शैली को अपनाती है, जो निचले दर्जे के लोग होते हैं, निचली जाति के लोग होते हैं, वो श्रेष्ठ जाति के लोगों की जीवन शैली को अपना लेते हैं और फिर उसके बाद उनके अधिकार को चुनौती देते हैं। ये कहते हैं ये चुनौती देने का भी काम करती है संस्कृतिकरण। उच्च स्तर के लोगों के सामने एक चुनौती है, उनकी परिस्थिति को चुनौती है, उनके अधिकार को चुनौती है। ठीक है, समझ गए। योगेंद्र सिंह, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सोशल चेंज को एक आइडियोलॉजी के रूप में देखते हैं। इनकी किताब है सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिसाइलेंस। विचारधारा के रूप में देखते हैं सामाजिक परिवर्तन को, इनकी किताब है सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिसाइलियंस। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, सेकेंडली ये कहते हैं कि क्लास कॉन्शियसनेस, ठीक, देयर हैज टेकन सी चेंज इन सब्जेक्टिव और द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों की चेतना में भी बहुत चेंज आया है। ठीक, इसका परिणाम तनाव और अक्सर संकट दूर होता है। दूसरे सामाजिक परिवर्तन के संबंध में व्यक्तिपरक क्षेत्र में लोगों की चेतना में बड़ा बदलाव आया है। ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन से लोगों की चेतना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। टू हिम इंडियन सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म, हायरार्की, कंटिन्यूटी एंड ट्रांसीडेंस। ये कहते हैं जो भारतीय सभ्यता है वो समग्रता, पद अनुक्रम, निरंतरता और उत्कृष्टता पर आधारित है। याद रखिएगा, भारतीय सभ्यता 4 चीजों पर आधारित है। ये 4 चीजें कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा विशेषता भारतीय सभ्यता की योगेंद्र सिंह ने नहीं बताई है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, 4 विशेषताएं इन्होंने बताई। क्या क्या है? होलिज्म यानी समग्रता, पद अनुक्रम यानी हायरार्की, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता और ट्रांसीडेंस यानी उत्कृष्टता। ठीक, ये 4 चीजें रट लीजिए, इसको कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इनकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिकीकरण सिद्धांत योगेंद्र सिंह का,
सिंह आर्ग्यूड दैट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय 3 मेन डायमेंशंस। ये कहते हैं कि आधुनिकीकरण जो है उसकी 3 आयाम है, 3 मुख्य आयाम है भारत के अंदर जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहला डायमेंशन ये बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरा ये कहते हैं इकोनॉमिक एडवांसमेंट, और तीसरा ये कहते हैं पॉलिटिकल एडवांसमेंट। ठीक है, 3 आयामों में ये कहते हैं सबसे पहली तकनीकी प्रगति, दूसरा आर्थिक प्रगति, और तीसरा राजनीतिक प्रगति। ठीक, ये कहते हैं दीज डायमेंशन इंटरेक्ट विथ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, किनशिप सिस्टम, विलेज कम्युनिटी। जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है उसके साथ ये 3 आयाम इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तब भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन आता है। ये कहता है कि भारत में मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक, द 3 थिंग दैट इज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी इन्वॉल्व with caste system, kinship system and village community, and then the traditional social structure changes into the modern social structure। तो ये पारंपरिक सामाजिक संरचना के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था, रिश्तेदारी और ग्राम समुदाय पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंजेस लाती है हमारे जातीय व्यवस्था में, रिश्तेदारी व्यवस्था में और ग्राम समुदाय में, तब जाकर के कहीं भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं तो सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा, और बहुत जरूरी है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप नेक्स्ट थिंकर चाहते हैं। ठीक, होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। Who among the following suggest for the establishment of national park theory? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उद्यान सिद्धांत की स्थापना की है, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सुपर 30 फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर। सोशियोलॉजी का जो क्रैश कोर्स है वो 11 बजे चलता है, जरूर से अटेंड किया कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का फ्री क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है, यहाँ पे सबके टाइमिंग मैंने आप लोगों को दे दिया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।